एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर सुबह लेकर आते हैं हम आपके लिए अखबार की सुर्खियों वाला हमारा गुड मॉर्निंग भारत शो। तो चलिए बढ़ चलते हैं हमारी पहली खबर की ओर। हमारी पहली खबर है उत्तर भारत में आज से शीतलहर की चेतावनी। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। नए साल से पहले पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी से मैदानी क्षेत्रों में ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। इसका असर मैदानी क्षेत्रों पर भी दिखेगा। उत्तर भारत को लेकर आईएमडी के विशेषज्ञ ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में 28 दिसंबर से गंभीर शीतलहर चलने वाली है और ऐसे में फ्लू या नाक बहने जैसी विभिन्न बीमारियों की आशंका बढ़ सकती है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी मौसम बदलेगा। पंजाब, हरियाणा के उत्तरी भागों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। कश्मीर में रविवार को शीतलहर और तेज हो गई तथा समूची घाटी में न्यूनतम तापमान 0 से कई डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया। उत्तर भारत के कई इलाकों में इस दौरान कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर भारत में बारिश की संभावनाओं के बीच उत्तर के मैदानी राज्यों और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी, जिससे शीतलहर का प्रकोप इन भागों में कम हो जाएगा। अगले 48 घंटों में पंजाब, हरियाणा समेत ट्राई सिटी में हल्की बारिश के फुहारे ठंड को और बढ़ा सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि चंडीगढ़ मौसम विभाग ने बताया कि रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा 28 दिसंबर को भी बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 12 दिसंबर को हुई बर्फबारी के बाद से कश्मीर के मौसम में शुष्की और सर्दी बनी हुई है, जबकि रात का तापमान 0 से भी नीचे रहा। इस बीच मौसम विभाग का अनुमान है कि घाटी में अगले 3 दिनों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। अधिकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 5.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो पिछली रात 0 से 3.7 डिग्री सेल्सियस नीचे था। पर्यटन स्थल पहलगाम में पारा 0 से 5.9 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। आपको बता दें उत्तरी कश्मीर में गुलमर्ग में तापमान 0 से 7.2 डिग्री नीचे चला गया। घाटी में गुलमर्ग सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 28 दिसंबर को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई थी, लेकिन रविवार रात को ही शिमला में मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। 28 दिसंबर को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। वहीं आपको बता दें कि वार्ता के लिए किसानों के राजी होने का स्वागत किया कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। राजनाथ ने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करने का कोई भी इरादा नहीं। बातचीत के प्रस्ताव पर किसानों के राजी होने को अच्छा कदम बताते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई कि नए कृषि कानूनों पर पैदा हुए गतिरोध का कोई न कोई हल जरूर निकलेगा। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों को फिर से आश्वस्त किया है और ठेके पर कृषि को लेकर उन्हें भरोसा दिया कि उनकी जमीन नहीं छीनी जाएगी। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने अलग अलग वक्तव्य में कहा कि नए कृषि कानूनों के संदर्भ में मंडी और एमएसपी प्रणाली को लेकर विपक्ष गुमराह कर रहा है। राजनाथ सिंह ने आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार का इरादा एमएसपी खत्म करने का कभी नहीं था और न ही भविष्य में होगा। मंडियां भी संचालित रहेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा एमएसपी खत्म करने का कभी नहीं था और न भविष्य में है। मंडियां भी संचालित रहेंगी। कोई माई का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता। वहीं आपको बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एमएसपी पर धान खरीद करने वाले प्रमुख राज्यों में 45.5% खरीद अकेले पंजाब में हुई है। बावजूद इसके कुछ ताकतें किसानों को भ्रमित कर अपना एजेंडा चला रही है। वहीं आपको बता दें कि आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में आए पंजाब के एक वकील ने रविवार सुबह हरियाणा के बहादुरगढ़ में जहरीला पदार्थ निगल लिया। पीजीआई में उनकी मौत हो गई।
उनके पास से सुसाइड नोट के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को लिखा एक पत्र बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया है और कहा है कि किसान, मजदूर और आम आदमी की रोटी मत छीनिए। वहीं आपको बता दें, टीवी, फ्रिज और घरेलू सामान जनवरी से हो सकते हैं 10% तक महंगे। तांबा, एल्यूमिनियम और इस्पात जैसे कच्चे माल की लागत बढ़ने और परिवहन भाड़ा महंगा होने के कारण एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन जैसे अन्य टिकाऊ घरेलू सामान की कीमतें अगले साल जनवरी से 10% तक बढ़ सकती है। विनिर्माताओं ने कहा कि इसके अलावा आपूर्ति में कमी के कारण टीवी पैनल की कीमतें भी दोगुनी से अधिक हो सकती है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही प्लास्टिक भी महंगा हो गया है। उन्होंने कहा कि एलजी, पैनासोनिक और थॉमसन जैसे विनिर्माताओं के लिए जनवरी से कीमतों में बढ़ोतरी अपरिहार्य है, जबकि सोनी अभी भी हालात की समीक्षा कर रही है और उसे इस बारे में निर्णय करना है। पैनासोनिक इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ मनीष शर्मा ने कहा कि हमारा मानना है कि निकट भविष्य में जिस कीमतों में बढ़ोतरी से हमारे उत्पादों की कीमतें प्रभावित होंगी, मेरा अनुमान है कि जनवरी में 6 से 7% कीमतें बढ़ेंगी और वित्त वर्ष की पहली तिमाही तक ये 10 से 11% तक बढ़ सकती है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया भी अगले साल 1 जनवरी से कीमतों में 7 से 8% की बढ़ोतरी करने जा रही है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के उपाध्यक्ष विजय बाबू ने कहा, जनवरी से हम टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, रेफ्रिजरेटर जैसे उत्पादों पर कीमतों में 7 से 8% तक बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। कच्चे माल की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है और इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में भी वृद्धि हो रही है, इसलिए प्लास्टिक सामग्री की लागत भी काफी हद तक बढ़ गई है। सोनी इंडिया कीमतों में बढ़ोतरी पर स्थिति की समीक्षा कर रही है और उसने इस बारे में अभी निर्णय नहीं लिया है। इस बारे में पूछने पर सोनी इंडिया के प्रबंध निदेशक सुनील नैयर ने कहा कि फिलहाल नहीं, अभी इंतजार किया जा रहा है। हम आपूर्ति पक्ष को देख रहे हैं जो दिन प्रतिदिन बदल रहा है। हालात अस्पष्ट है और हमने इस बारे में अभी तय नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पैनल की कीमतें और कुछ कच्चे माल की लागत बढ़ गई है, खास तौर से टीवी के लिए। वहीं आपको बता दें, दिल्ली को आज मिलेगी चालक रहित मेट्रो। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर भारत की सबसे पहली चालक रहित ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे हवाई अड्डा एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा की शुरुआत भी करेंगे। दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर बिना चालक वाली ट्रेन की शुरुआत से डीएमआरसी विश्व के उन चुनिंदा 7% मेट्रो नेटवर्क में शामिल हो जाएगी जहां चालक रहित ट्रेन चलाई जा रही है। कुल 37 किलोमीटर लंबी मजेंटा लाइन पर बिना ड्राइवर वाली ट्रेन सेवा की शुरुआत से दिल्ली मेट्रो के एक पर्सन को राहत मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि आईटीबीपी ने कर्मियों के लिए शुरू की ऑनलाइन शराब आपूर्ति। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने अपने वर्तमान और पूर्व कर्मियों को शराब उपलब्ध कराने के लिए अपनी तरह की पहली ऑनलाइन शराब आपूर्ति प्रणाली शुरू की है। आईटीबीपी भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। अर्धसैनिक बल ने सुदूर क्षेत्रों में अपने घरों और यूनिट के पास पसंद की ब्रांड की शराब उपलब्ध नहीं होने संबंधी कर्मियों की शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य से कुछ समय पहले ही केंद्रीकृत शराब प्रबंधन प्रणाली की आपूर्ति की थी। वहीं आपको बता दें, वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च तक बढ़ गई है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने रविवार को वाहनों के दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर के बाद 3 महीने के लिए और बढ़ाने का ऐलान किया है। ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का पंजीकरण प्रमाण पत्र, गाड़ी का परमिट, वाहन बीमा और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता को अगले साल 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कोरोना विषाणु महामारी के मद्देनजर वाहनों से जुड़े नियमों में राहत दी गई है। जिन दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी 2020 से खत्म हो गई है, वे 31 मार्च 2021 तक वैध माने जाएंगे। यह चौथी बार है जब केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इन दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने की घोषणा की है।
सरकार ने कहा था कि ये दस्तावेज 31 दिसंबर तक मान्य होंगे। व्यावसायिक वाहन मालिकों ने सरकार से रियायत की अपील की थी। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया था कि ऐसे वाहनों की थोड़ी और राहत दी जाए जो किसी वजह से सड़क पर अभी नहीं उतर रहे हैं। इनमें स्कूल बस संचालक भी शामिल है। आपको बता दें, ईडी ने संजय राउत की पत्नी को पूछताछ के लिए बुलाया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पीएमसी बैंक धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए 29 दिसंबर को तलब किया है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि वर्षा राउत को मुंबई में केंद्रीय एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। यह उनको पेश होने के लिए जारी तीसरा समन है। इससे पहले वे 2 बार स्वास्थ्य आधार पर एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुई है। पूछताछ के लिए उन्हें धनशोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत समन जारी किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने दावा किया कि ईडी वर्षा राउत से उस राशि की रसीद के बारे में पूछताछ करना चाहता है जिसका कथित तौर पर बैंक से गबन किया गया था। ईडी ने पिछले साल अक्टूबर में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में कथित ऋण धोखाधड़ी की जांच के लिए हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उसके प्रमोटर राकेश कुमार बधावन और उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया था। वही आपको बता दें, नीतीश के करीबी आरसीपी सिंह बने जद यानी एकी के अध्यक्ष। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद पूर्व आईएएस अधिकारी आरसीपी सिंह को अपनी पार्टी जनता दल का नया एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। पटना में चल रही जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने उनके नाम का प्रस्ताव दिया, जिसे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। नीतीश कुमार 2016 में शरद यादव की पार्टी छोड़ने के बाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किए गए फैसले को लेकर जनता दल नेता केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार ने पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने की इच्छा जताई और पद के लिए आरसीपी सिंह का नाम प्रस्तावित किया, जिसे देखते हुए आरसीपी सिंह को अगले 3 साल के लिए पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। आरसीपी सिंह यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह राज्यसभा में जनता दल संसदीय दल के नेता हैं। नीतीश कुमार ने खुद पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि उनके बाद सब कुछ आरसीपी सिंह ही देखेंगे। नीतीश ने एक तरह से सिंह को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना दिया है। वही आपको बता दें, अगले साल धरती सूरज चांद दिखाएंगे रोमांचक नजारे। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। आने वाले साल 2021 में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की चाल दुनिया भर के खगोल प्रेमियों को एक पूर्ण चंद्र ग्रहण और एक पूर्ण सूर्य ग्रहण समेत ग्रहण के 4 रोमांचक दृश्य दिखाएगी। हालांकि भारत में इनमें से केवल 2 खगोलीय घटनाएं निहारी जा सकेंगी। उज्जैन की प्रतिष्ठित शासकीय जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने रविवार को बताया कि अगले साल की इन खगोलीय घटनाओं का सिलसिला 26 मई को लगने वाले पूर्ण चंद्र ग्रहण से शुरू होगा। उन्होंने कहा, नववर्ष का यह पहला ग्रहण सिक्किम को छोड़कर भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और ओडिशा के तटीय क्षेत्र में दिखाई देगा, जहां चंद्रोदय देश के दूसरे इलाकों के मुकाबले जल्दी होता है। इस खगोलीय घटना के वक्त चंद्रमा पृथ्वी की छाया से 101.6% तक ढक जाएगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है और अपने उपग्रह चंद्रमा को अपनी छाया से ढक लेती है। चंद्रमा इस स्थिति में पृथ्वी की ओट में पूरी तरह छिप जाता है और उस पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ पाती है। इस खगोलीय घटना के वक्त पृथ्वीवासियों को चंद्रमा रक्तिम आभा लिए दिखाई देता है, लिहाजा इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। गुप्त ने भारतीय संदर्भ में की गई कालगणना के हवाले से बताया कि 10 जून को लगने वाला वलयाकार सूर्य ग्रहण देश में दिखाई नहीं देगा। इस खगोलीय घटना के वक्त सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा। इस कारण पृथ्वीवासियों को सूर्य रिंग ऑफ फायर के रूप में 94.3% तक ढका नजर आएगा। उन्होंने बताया कि 19 नवंबर को लगने वाले आंशिक चंद्र ग्रहण को अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ भागों में बेहद कम समय के लिए निहारा जा सकेगा।
वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपनी साल की आखिरी मन की बात कही। मन की बात का उनका संस्करण था। कल उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां मन की बात का संस्करण था। उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय उत्पादों को हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को देशवासियों से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले विदेश में निर्मित वस्तुओं के विकल्प में रूप में मौजूद भारतीय उत्पादों को अपनाने की अपील की और कहा कि उन्हें देश के लिए इसे नववर्ष के संकल्प के तौर पर लेना चाहिए। आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 72वें और इस साल के आखिरी संस्करण में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वोकल फॉर लोकल के मंत्र को देश की जनता ने हाथों हाथ लिया है। इस अवसर पर उन्होंने निर्माताओं तथा उद्योग जगत से विश्वस्तरीय उत्पाद बनाना सुनिश्चित कर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम आगे बढ़ाने वालों को धन्यवाद कहा है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात रेडियो कार्यक्रम के दौरान पंजाब और हरियाणा के कुछ स्थानों पर किसानों ने रविवार को थाली बजाई। किसान नेताओं ने दिल्ली के सिंह बॉर्डर पर 20 दिसंबर को संवाददाता सम्मेलन में लोगों से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान इन कानूनों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए थाली बजाने को कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी तरह मार्च में लोगों से कोरोना विषाणु से निपटने में अग्रिम पंक्ति के लोगों का आभार जताने के लिए 5 मिनट के लिए ताली थाली या घंटी बजाने के लिए कहा था। किसानों ने पंजाब के अमृतसर, संगरूर, तलवंडी, साबो, भटिंडा, तरनतारन और गुरदासपुर जिलों में, जबकि हरियाणा के रोहतक और जींद जिलों में विरोध प्रदर्शन के दौरान थालियां बजाई। अमृतसर में एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ उनके आंदोलन में आम लोग भी किसानों के साथ हैं। हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी इन कानूनों के खिलाफ विरोध करने के लिए किसानों के एक समूह के साथ रोहतक जिले में मकरौली टोल प्लाजा गए। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों से प्रतिक्रिया मिली है कि हरियाणा में राजमार्गों पर टोल वसूली तब तक रोक दी जानी चाहिए जब तक कि केंद्र आंदोलनकारी किसानों की मांगों को स्वीकार नहीं करता। नए कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर किसान नवंबर के अंतिम सप्ताह से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल राजू ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ा रहा है पाक। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ ही अपने अंदरूनी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा के पास तनाव बढ़ाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। सेना की 15वीं कोर के मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने कहा कि इस तरह की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लॉन्च पैड पर 200 से 250 आतंकवादी मौजूद है जो घुसपैठ की फिराक में है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण या कोर नियंत्रण रेखा के आसपास निगरानी बनाए रखने और दूरवर्ती क्षेत्रों में आतंकवाद से निपटने के लिए जिम्मेदार है। सेना के शीर्ष कमांडर ने हाल में संपन्न जिला विकास परिषद चुनाव के बारे में भी बात की और कहा कि वह खुश है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए और लोग जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करने की खातिर वोट देने के लिए निकले। उन्होंने कहा यह अब निर्वाचित प्रतिनिधियों पर निर्भर करता है कि वे लोगों के लिए काम करें और लोग भी उनसे विकास करने के लिए कहें। उन्होंने कहा इस तरह की लगातार खबरें आ रही हैं कि पीओके में 200 से 250 आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में है। उन्होंने कहा वे घुसपैठ के लिए खराब मौसम का इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन सुरक्षा बल कश्मीर में एलओसी से सीधे घुसपैठ और पीर पंजाब के दक्षिण इलाकों से घुसपैठ पर नजर बनाए हुए हैं। एलओसी पर तैनाती पुख्ता है और कई स्तर पर निगरानी उपकरण लगे हुए हैं। सेना के कमांडर ने कहा अंदरूनी मुद्दों से अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान सर्दियों के मौसम में भी आतंकवादियों की घुसपैठ कराकर या संघर्ष विराम उल्लंघन कर सीमा पर तनाव बढ़ा सकता है। दोनों स्थितियों में हम तैयार हैं और इस तरह के किसी भी दुस्साहस का करारा जवाब देंगे। वहीं आपको बता दें जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में रविवार को आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से एक पूर्व पुलिसकर्मी भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने जिले के हयातपुरा इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया।
पुलिस के मुताबिक तलाशी के दौरान एक वाहन में बैठे लोगों ने भागने का प्रयास किया। रोकने पर कार सवारों ने विरोध किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें काबू कर लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए 4 लोगों में से एक की पहचान पूर्व एसपीओ अल्ताफ हुसैन के रूप में हुई है और अन्य 3 की पहचान शबीर अहमद भट्ट, जमशीद मगरे और जाहिद डार के रूप में हुई है। हुसैन इस साल की शुरुआत में पुलिस बल छोड़कर फरार हो गया था। वह जहांगीर नामक व्यक्ति के साथ 2 AK-47 राइफल लेकर फरार हुआ था। जहांगीर पहले ही गिरफ्तार हो चुका था। प्रवक्ता ने बताया कि यह समूह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा है और इलाके में विध्वंसकारी गतिविधियों को अंजाम देने की मंशा से सक्रिय था। गिरफ्तार लोगों के कब्जे से हथियारों के साथ अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। वही आपको बता दें कि गोवा में ब्रिटेन से लौटने वाले व्यक्तियों को संस्थागत एकांतवास में रखने की मांग की गई है। ब्रिटेन में कोरोना विषाणु का नया प्रकार मिलने से मद्देनजर गोवा के एक विधायक ने रविवार को मांग की कि इंग्लैंड से आने वाले कोरोना विषाणु से संक्रमित सभी लोगों को संस्थागत पृथकवास में रखा जाए। निर्दलीय विधायक रोहन कुंटे ने ट्वीट किया है कि ब्रिटेन से लौटने वालों में संक्रमण गंभीर चिंता का विषय है। कोरोना विषाणु के नए प्रकार के खतरे से बचने के लिए संस्थागत पृथकवास अनिवार्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे को हालात पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखनी चाहिए। गोवा में स्वास्थ्य कर्मी 9 दिसंबर के बाद ब्रिटेन से लौटे 900 से ज्यादा लोगों की कोविड-19 जांच कर रहे हैं। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री ने ब्रिटेन से लौटने वालों में से 11 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि की थी। गोवा में अभी तक 50,000 से ज्यादा लोग कोरोना विषाणु से संक्रमित हुए हैं और संक्रमण से 731 लोगों की मौत हो चुकी है। वही आपको बता दें, कोरोना टीका निर्माण और आपूर्ति केंद्र के तौर पर उभर सकता है हैदराबाद। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के नए साल में कोरोना विषाणु से रक्षक के तौर पर उभरने के आसार है, क्योंकि इस शहर में स्थित 5 कंपनियां जानलेवा विषाणु के खात्मे के लिए टीका बनाने के काम में लगी हुई है। भारत बायोटेक बायोलॉजिकल लिमिटेड और अरबिंदो फार्मा द्वारा विकसित किए जा रहे टीके फिलहाल अलग अलग चरणों में हैं, जबकि डॉक्टर रेड्डी और हेटेरो ने टीका विनिर्माण के लिए हाथ मिलाया है। इनमें से कुछ कंपनियों ने टीका विनिर्माण की अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई है। टीके के अलावा हैदराबाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने टीका लाने ले जाने के लिए कोल्ड चेन अवसंरचना को भी मजबूत किया है। जीएमआर हैदराबाद एयर कार्गो कोविड-19 टीके के आयात निर्यात को लेकर विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के खातिर अलग अलग पक्षकारों से बातचीत कर रहा है। हाल ही में भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल के यहाँ 60 राजनयिकों के दौरे से इस बात को बल मिला है कि शहर कोविड-19 के टीके के निर्माण और आपूर्ति में सबसे आगे रहने वाला है। कोरोना विषाणु ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया हुआ है। इस संक्रामक रोग से विश्व भर में 7 करोड़ 7 लाख से अधिक लोग पीड़ित हो चुके हैं, जबकि करीब 20 लाख लोगों की संक्रमण के कारण जान जा चुकी है। वाणिज्य विभाग के तहत आने वाली फार्मा निर्यात संवर्धन संस्था फार्मैक्सिल के महानिदेशक उदय भास्कर ने बताया कि देश में अन्य देशों को कोविड-19 टीके के निर्यात को लेकर कोई नीति नहीं है। इसलिए यह माना जा सकता है कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि टीके का निर्यात करने से पहले घरेलू जरूरतों को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा, भारत बायोटेक को छोड़कर सभी टीकों के निर्माताओं ने टीके के विकास या विनिर्माण के लिए विदेशी कंपनियों से हाथ मिलाया है। हमें इस बारे में जानकारी नहीं है कि भारत से कितनी मात्रा में टीके का निर्यात किया जाएगा। भास्कर ने कहा कि इस संबंध में अंतिम फैसला भारत सरकार का होगा। वहीं तेलंगाना के जन स्वास्थ्य निदेशक जी श्रीनिवास राव ने बताया कि टीका बनाने वाली कंपनियां भले ही यहां स्थित हो, लेकिन टीके की खुराकों के आवंटन में राज्य को तरजीह नहीं दी जाएगी। टीके की खुराकों के वितरण पर केंद्र सरकार निर्णय करेगी। अधिकारी ने कहा कि राज्य की टीके की खुराकों के आवंटन में कोई भूमिका नहीं है। इसका निर्णय सिर्फ केंद्र सरकार करेगी। वह खुराकों का वितरण करने के लिए कोई तरीका निकालेगी जिसके मुताबिक राज्य को टीके की खुराकें मिलेंगी। वहीं आपको बता दें कि साउथ के एक्टर रजनीकांत को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अभिनेता रजनीकांत के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद यहां एक अस्पताल से रविवार को उन्हें छुट्टी दे दी गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
रक्तचाप में उतार चढ़ाव होने के बाद 70 वर्षीय अभिनेता यहां अपोलो अस्पताल में शुक्रवार से भर्ती थे। अस्पताल में एक बुलेटिन में कहा कि उनका रक्तचाप अब ठीक है और वह कहीं बेहतर महसूस कर रहे हैं। बुलेटिन में कहा गया है कि स्वास्थ्य में सुधार के मद्देनजर उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बुलेटिन के मुताबिक रक्तचाप ज्यादा बढ़ जाने और थकान महसूस होने के बाद अभिनेता को 25 दिसंबर को यहां अस्पताल में भर्ती किया गया था। उन्हें चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया था और चिकित्सकों की एक टीम ने उनका उपचार किया। रजनीकांत को दवाइयां और उपयुक्त आहार लेने के अलावा एक हफ्ते तक पूरी तरह से आराम करने को कहा गया है, जिस दौरान रक्तचाप की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी। उन्हें न्यूनतम शारीरिक गतिविधि करने और तनाव से दूर रहने को कहा गया है। प्रतिरूपण बाद की स्थिति, रक्तचाप और उम्र से जुड़ी समस्याओं के मद्देनजर उन्हें ये सलाह दी गई है। इसी के साथ ही आज की गुड मॉर्निंग भारत शो में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।